हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, ठीक है। चूंकि ये तो 11 का जो कि चैप्टर 2 है, ठीक है, तो थ्योरी डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है? तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए आपने सेट पढ़ा है। मैंने इससे पहले जो 11 का सेट पढ़ाया था, तो सेट के लेक्चर को आप थ्योरी वाला देख लो। ठीक है, अभी मैंने उसके सारे क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाए हैं, आगे चल के मैं वीडियोज़ में करा दूंगा। ठीक है, तो अभी सेट्स को हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन पहले रीड करते हैं, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। ठीक है, ठीक है। मच ऑफ मैथमेटिक्स इज फाउंड अबाउट फाइंडिंग अ पैटर्न। ठीक है, अधिकांश जो मैथमेटिक्स होती है उसमें पैटर्न को फाइंड करना होता है। ठीक है, अ रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन क्वांटिटीज दैट चेंज। ठीक है, क्वांटिटीज के बीच में कुछ लिंक्स होते हैं, ठीक है, जो कि बदलते रहते हैं। इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हैं मैथ्स में हम। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पैटर्न्स दैट कैरेक्टराइज रिलेशन सच एज ब्रदर एंड सिस्टर, है ना। अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हम ऐसे पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, ऐसे पैटर्न्स को देखते हैं जो कि क्या होता है, एक रिलेशन को कैरेक्टराइज कर रहा होता है। जैसे कि ब्रदर और सिस्टर में रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब रिलेशन पढ़ रहे हो तो यार रिलेशन को डेली लाइफ में समझो, फिर उसके बाद में मैथ्स उसका समझेंगे। जैसे रिलेशन आपका ब्रदर सिस्टर के बीच में हो सकता है, फादर एंड सन के बीच में हो सकता है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में हो सकता है। ठीक है, बट मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओवरऑल तो मतलब तो ये है रिलेशन, बट यहाँ पे रिलेशन मैथ्स में क्या है वो भी समझेंगे आगे। लिखा हुआ कि सच एज नंबर एम इज लेस देन नंबर एन। तो ये भी रिलेशन हो गया ना, कि एम जो एक नंबर है वो क्या है, लेस देन नंबर एन, एन से छोटा है। तो ये भी एम और एन के बीच में कोई रिलेशन होगा कि एम जो है वो लेस देन है एन से। ठीक है, एम जो है छोटा है एन से। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, लाइन एन जो एल जो है वो पैरेलल है एम के, तो ये एल और एम के बीच में रिलेशन होगा कि दोनों आपस में पैरेलल्स हैं। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, सेट ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, सेट टॉपिक का सबसेट टॉपिक हमने पढ़ा था। इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट निकाल करके उसको कर्ली ब्रेसेस में कर देते हैं, मतलब सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक नया सेट बना देते हैं, और भी जितने सारे सेट्स बना दो सबसेट्स होते हैं, सेट से ही सबसेट बनता है। तो जैसे दो सेट के बीच में ये रिलेशन है कि सेट ए मान लो है क्या है, सेट बी का सबसेट है, तो ये भी उनके बीच में सबसेट वाला रिलेशन हो गया। लाइन एल और लाइन एम के बीच में पैरेलल वाला रिलेशन हो गया। एम और एन के बीच में ये रिलेशन होगा कि एम जो है वो लेस देन है नंबर एन से, समझ रहे हो, एम क्या है, छोटा है एन से, यानी कि एन बड़ा है, तो ये रिलेशन हो गया, एम इज लेस देन एन। ठीक, तो मैथ्स में कुछ रिलेशन, डेली लाइफ में रिलेशंस होते हैं, मदर फादर टीचर स्टूडेंट। ठीक है, आपके हमारे बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपका जैसे यूट्यूब एजुकेटर, तो आपके बीच में रिलेशन है कि मैं आपका क्या हूँ, यूट्यूब एजुकेटर हूँ, समझ रहे हो। ये रिलेशंस होते हैं यार डेली लाइफ। मैथ्स में ऐसे नंबर्स के बीच में रिलेशंस होता है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के रिलेशंस होते हैं जो कि आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब लिखा हुआ कि इन ऑल दीज वी नोटिस दैट अ रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिलेशन में पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, दो लोग का जरूरत होगा ना। रिलेशन बनाए तो दो दो कम से कम दो लोग चाहिए ही है। शादी किसका होगा, दो लोग का ना, खुद का कोई थोड़ी ना शादी कर लेगा। हाँ, हालांकि अब होने लगा है ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि रिलेशन चाहिए तो यार कम से कम उसमें पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जोड़ा चाहिए। समझ रहे हो? तीन का भी रिलेशन हो सकता है, बट कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए। रिलेशन बनाने के लिए क्या संबंध किसका किससे है ये तो बताना पड़ेगा ना, तुम्हारा किसके साथ रिलेशन है, तो ये बताना पड़ेगा ना, कोई दूसरा इंसान में चाहिए, मतलब जोड़ा चाहिए, युग्म चाहिए। ठीक है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, in this chapter we will learn how to link pairs of objects from two sets and then introduce relation between two objects in the pair। ठीक है, अब आगे जो हम चैप्टर में क्या करेंगे, दो सेट्स के जो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे ना, दो सेट्स में क्या होगा, कुछ एक पहले सेट ए होगा और दूसरा सेट बी होगा, उसके दो एलिमेंट्स जो होंगे उनके बीच में कोई रिलेशन होगा, तो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट उसके से कुछ बन रहा होगा, ऑर्डर्ड पेयर बन रहा होगा। ठीक है, तो दो सेट्स के बीच में जो उन एलिमेंट्स के जो रिलेशन होते हैं उनको समझेंगे, उनके पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कैसे वो लिंक कर रहे हैं, और उसके बाद में उसको क्या आगे उसी टॉपिक को सेट्स के बीच में जो दोनों एलिमेंट्स हैं, सेट्स के दो दो सेट्स के अलग अलग जो एलिमेंट उनके में कैसे लिंकिंग बनी हुई है, कैसे रिश्ता बना हुआ है, उसको समझ करके फिर आगे हम रिलेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द पेयर। ठीक है, इस चैप्टर में हमको टू ऑब्जेक्ट इन द पेयर के बीच में, दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है,
उसके बाद में हम जब रिलेशन को थोड़ा समझ लेंगे तो उसका स्पेशल जो केस होता है रिलेशन का, उसको फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। रिलेशन से ही बन करके आगे फंक्शन बन रहा होता है चैप्टर, ठीक है। तो रिलेशन को समझने के बाद हम फंक्शन को समझेंगे। फिर क्या लेता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके 11th-12th के तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो या और कुछ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, ठीक है, डब्ल्यू बी जेई है ना, इस तरह से इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो होते हैं उनके वो क्लियर करने के लिए जो होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको क्लियर करने के लिए जो है CUET हो गया, BHU के लिए, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रेंस जो होते हैं जिसमें मैथ्स की अगर जरूरत पड़ेगी तो ये सारे टॉपिक्स काफ़ी मजबूत होने चाहिए, NDA में भी काम आता है। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी मैथ्स का समझ लो 11th-12th के लिए एकदम शुरुआती चीज़ है, और ये घूमती रहती है पूरे मैथ्स 11th-12th और आगे के भी मैथमेटिक्स में, समझ रहे हो। तो लिखा है कि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट कैप्चर द आइडिया ऑफ मैथमेटिकली प्रिसाइज कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वन क्वांटिटी विद अदर, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से किस तरह से रिश्ता बना रही है, तो उसको ये प्रिसाइज तरीके से फंक्शन जो हो जाता है उसको कर देता है, समझ रहे हो। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर है, उसके अंदर क्या होगा, -1 डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, -1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 बन जाएगा। तो इसमें क्या रिलेशन है ना कि यार एक्स स्क्वायर के अंदर कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो उसका स्क्वायर करके देगा और हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिसाइज तरीके से कर दिया। यार तुम लिखते कि एक्स स्क्वायर जो है बहुत ही छोटी ऐसी 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 चीज़ है जो कि क्या नाम है, वो चीज़ों का स्क्वायर कर देती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो ये इस तरह से लैंग्वेज में हो गया। मैथ्स में क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया कि ये फंक्शन है, मशीन है, इसके अंदर डालोगे नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देगा, उसका स्क्वायर कर दे रहा होगा। ये क्या है, फंक्शन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से बहुत ही प्रिसाइज तरीके से मैथमेटिकली वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। उस आइडिया को वो प्रेजेंट कर रहा होता है। अब आगे जो, अभी तो इंट्रोडक्शन होगा, समझ लिए चैप्टर में क्या है, कैसे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ठीक है। रिलेशन, संबंध समझो भाई, डेली लाइफ में रिलेशंस होता है, जैसे मैथ्स में भी नंबर्स के बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेशंस होते हैं, तो उसको हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, लिख रहा है कि सपोज ए इज अ सेट ऑफ 2 कलर्स, ए सेट के अंदर 2 कलर्स हैं। समझो सेट क्या होता है यार, कॉम्बिनेशंस, कलेक्शंस, चीज़ों का कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ऐसा ऐरा गहरा कलेक्शन नहीं है, टोकरी में कुछ भी मिला रहे हो, टोकरी में सब्जी मिला रहे हो, चावल मिला रहे हो, ऐसे कुछ नहीं। अगर टोकरी में सब्जी मिला तो सब्जी मिलाओ, समझ रहे हो, ये तो ऐसे समझना हो गया। बट सेट के अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, चीज़ों का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से सेट को पढ़ चुके हैं पहले, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था। तो सेट ए इज अ सेट ऑफ 2 कलर्स, ए सेट के अंदर क्या है, 2 कलर्स का कलेक्शन, ठीक है। उसके अंदर कलर ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस उसमें पॉलीथीन भी आ रहा है, समझ रहे हो, कलर्स आ रहा है। तो ए सेट के अंदर क्या आ रहा है, रेड और ब्लू कलर आ रहा है। बी इज अ सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, बी के अंदर क्या आ रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट में समझ रहे हो, वस्तु कुछ आ रहा होगा। तो बी जो कि रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर बैग को, सी मतलब कोट और एस मतलब शर्ट। तो बी के अंदर क्या आ रहा है, बैग, कोट, शर्ट आ रहा है, और सेट ए के अंदर रेड और ब्लू चीज़ें आ रही हैं। और सेट को लिखने के लिए करते हैं, एलिमेंट्स को लिख करके उसको दोनों के बीच जितने भी एलिमेंट्स उनके बीच में कॉमा लगा करके कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, जैसा कि आपके लिखा हुआ है। तो सेट ए के अंदर रेड ब्लू है और बी के अंदर BCS मनी मतलब बैग है, कोट है एंड शर्ट है। तो ये इस तरह से सेट हो गए दो। अब इतना तो समझ लिया यार कि सेट ए सेट बी है। अब क्या करेंगे, इन सेट को क्या करेंगे, हाँ इसमें पूछा गया आगे चल के, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम दीज 2 सेट, ठीक है। इन दोनों सेट की मदद से हम कितने पेयर ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कितने पेयर्स बना सकते हैं, इन दोनों सेट के एलिमेंट को ले लेकर के हम कितना पेयर बना सकते हैं, सिंपल समझो। ठीक है, वी कैन सी दैट देयर विल बी 6 डिस्टिंक्ट पेयर। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग है ना, एक पेयर दूसरे पेयर से डिफरेंट है। जैसे अब क्या होगा कि हमने सेट ए से रेड उठाया और सेट बी से बी उठा लिया, समझ रहे हो। तो रेड कॉमा बी करके एक पेयर बना लिया, तो एक पेयर बन गया रेड कॉमा बी। फिर एक सेट से उठाया रेड, उसके बाद में सी उठा लिया तो रेड कॉमा सी बन गया। फिर रेड उठाया, फिर एस उठाया उस वाले से, समझ रहे हो। फिर क्या किया हमने, ब्लू ले लिया, ब्लू का बी से कॉम्बिनेशन करवा दिया, है ना, रिश्ता करवा दिया ब्लू। फिर सेट ए से ब्लू ले लिया और सेट बी से सी ले लिया। फिर इस तरह से सेट ए से ब्लू ले लिया, फिर सेट बी से एस ले लिया, समझ रहे हो। ऐसे आपके 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, समझ रहे हो। एक बार रेड का बी से करवा दिया, ठीक है, सी से करवा दिया, रेड का एस से करवा दिया। एक बार ब्लू का BCS से करवा दिया, समझ रहे हो। तो इस तरह से पेयर ऑफ, तो वी गेट 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। और हर एक पेयर जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, समझ रहे हो।
रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी अलग अलग है ना इस तरह से। तो ये इतने सारे पेयर्स बन रहे हैं। थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ कि जो ये पेयर्स हमने ये डिस्कस अभी करा, जो कि क्या आ रहे हैं, ये दोनों सेट से आ रहे हैं मिलकर के, है ना। ऐसे इसको समझ सकते हो। अगर थोड़ा सा इस चीज़ को मैं समझाऊँ तो जैसे क्या हुआ, रेड बी से करा, ठीक है, फिर रेड ही सी से करा, फिर रेड ही एस से करा, इसी तरह से ब्लू बी से, फिर ब्लू सी से, फिर ब्लू एस से, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेयर्स बनाने की कोशिश करी दोनों सेट की मदद से, ठीक है। आगे चल के मैं ये ऑर्डर पेयर या प्रोडक्ट किसी दूसरे का कैसे करते हैं वो भी बताएंगे हम लोग आगे चल के आपको। फिर अभी तक तो ये हो गया कि इस तरह से ये पेयर्स बन गए, समझ रहे हो। फिर आगे, ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ कि लेट अस रिकॉल फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस, ठीक है। पहले क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि पी एंड क्यू इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट इन स्मॉल, ठीक है। पी और क्यू क्या है, एलिमेंट्स के पेयर हैं, है ना, पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि ब्रैकेट के थ्रू लिखा जाता है। और वही मतलब ऑर्डर पेयर कह सकते हैं कि एक पी और क्यू था, उसको एक ऑर्डर पेयर में लिख दिया, जिसमें पी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है पी सेट से, है ना, और क्यू जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल क्यू सेट से, सब ये लिखा हुआ है। इस तरह से ऑर्डर पेयर और उसको बिलोंग्स का साइन, ये सारी चीज़ें हैं कि पी जो है संबंधित पी सेट से आ रहा है, मतलब पी सेट एक है जिसके अंदर पी था स्मॉल वाला, उसको लेकर के, और क्यू बड़े वाले जो कैपिटल वाला क्यू है उसको सेट बोल रहे हैं, जो कि इसमें से क्यू जो है स्मॉल वाला बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। क्यू जो है एलिमेंट है, स्मॉल क्यू जो है एलिमेंट है कैपिटल क्यू वाले सेट का, और पी जो है एलिमेंट है कैपिटल पी वाले एलिमेंट का, पी वाले सेट का, ठीक है। तो उन दोनों के पी वाले सेट से और क्यू वाले सेट से पी और क्यू ले लिया, तो उससे एक ऑर्डर पेयर बना दिया जो कि पी कॉमा क्यू हो गया, समझ। तो ये मैथमेटिक्स के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है इस तरह से ये चीज़। लिखा है, डेफिनेशन समझते हैं यार। लिखा है, गिवन टू नॉन इनफिनिटी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स पी एंड क्यू, दैट इज पी क्रॉस क्यू इक्वल टू पी कॉमा क्यू टाइप का अगर ऑर्डर पेयर पी क्रॉस क्यू के अंदर, तो पी जो होगा बिलोंग करेगा पी के अंदर, और क्यू जो बिलोंग करेगा कैपिटल क्यू के अंदर, समझ रहे हो। तो इसमें ये है डेफिनेशन कि कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है, समझ रहे हो। दो सेट्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किस तरह से करोगे और क्या होगा वो सब, है ना। तो उसको मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है ये। तो अगर दो सेट इम्पटी सेट है पी और क्यू, जो कि क्या है इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, सॉरी 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 गलती हो गई, नॉन इम्पटी की बात हो रही है ना। इम्पटी के अंदर तो नॉन एक भी एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन नॉन इम्पटी का मतलब क्या, उसका उल्टा। नॉन इम्पटी के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, समझ रहे हो। नॉन इम्पटी, इम्पटी नहीं, नॉन इम्पटी। इम्पटी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको इम्पटी सेट बोलते हैं। ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नल सेट इसको बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं, वाइट सेट भी बोलते हैं। नॉन इम्पटी का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो रहा होगा। तो पी और क्यू क्या है, ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मतलब नॉन इम्पटी सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स पी एंड क्यू, ठीक है। ठीक है, पी और क्यू से जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर समझ रहे हो, पी से भी कुछ एलिमेंट आ रहे होंगे, क्यू से भी एलिमेंट आ रहे होंगे, समझ रहे हो। उसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स हो रहे होंगे, तो उनको बना मिला करके एक पेयर बनाओगे, ऐसे कई सारे पेयर्स बन रहे होंगे, तो उनका जो सेट हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू का हो जाएगा, समझ। तो वही लिखा है पी क्रॉस क्यू इक्वल टू, जैसे मान लो सेट पी से वही लिखा कि आगे चल के ये देखो लिखो, अरे ठीक है। तो ये देखो आप, ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो पी क्रॉस क्यू के अंदर पी कॉमा क्यू जो कि टाइप का ऑर्डर पेयर है, मतलब पी कॉमा क्यू टाइप का ऑर्डर पेयर है, वेयर पी जो है बिलोंग करता है पी को, और क्यू जो है बिलोंग करता है कैपिटल क्यू को, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आइदर पी और क्यू इज द नल सेट, है ना। अगर नल सेट हो गया, समझ रहे हो, अगर नॉन बडी था तब तो ये होगा कहानी कि एक ऑर्डर पेयर बन रहा होगा, उसका फिर पी क्रॉस क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा होगा, ठीक है। फिर अगर मान लो पी और क्यू नल सेट हो जाए, मतलब ऐसे सेट हो जाए जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है यार, तो पी क्रॉस क्यू विल आल्सो बी इम्पटी सेट यार। एलिमेंट ही नहीं है पी और क्यू में, तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, समझ रहे हो। तो कुछ क्या उठाओगे, और क्या उठाओगे क्या पेयर बनाओगे, समझ रहे हो। तो उस तरह से पी क्रॉस क्यू भी क्या बनेगा, नल बनने पाएगा, क्योंकि पी और क्यू क्या है, इम्पटी है, उसके अंदर एलिमेंट ही नल है, ठीक है। तो पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी जो एलिमेंट, मतलब एलिमेंट ही नहीं आ पाएंगे ना यार, यार ऐसे सेट उसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो उससे क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो उसको फाइव से लिखते हैं नल सेट को, समझ रहे हो। तो पी क्रॉस क्यू क्या है, एक सेट है, समझ रहे हो। वो दो सेट्स का कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो, और उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, समझ रहे हो। जैसे एक सेट के अंदर क्या ए बी सी एफ से करके आ रहा है, एक एक एलिमेंट करके आ रहा है,
और यहाँ पे क्या आता है, पी क्रॉस क्यू के अंदर दो सेट को जब कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्डर पेयर बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी एलिमेंट होते हैं बट ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं, वो भी एक टाइप का सेट हो रहा होता है। जैसे लिखा ए क्रॉस बी के अंदर मान लो एक सेट है, तो उसके अंदर रेड बी रेड सी और इस तरह से देखो, ये भी एक टाइप का सेट ही हुआ ना यार। कर्ली ब्रेसेस लगाओ, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में पड़े हुए हैं, तो ये भी सेट ही हुआ ना, समझ रहे हो। जैसे लिखा है ए के अंदर दिल्ली एमपी, और ये जो है के कोलकाता को शायद रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश और दी मतलब दिल्ली, ठीक है। और देखो पी क्रॉस क्यू में, या देखो ए क्रॉस बी में क्या आ रहा है, ऊपर वाला जो सेट की वजह से लिया गया है वही रेड कलर वाला था, है ना। उससे कि देखो इसमें अंदर क्या आ रहा है, देखो इस तरह से रेड बी, फिर रेड एस, है ना, ऐसे ऐसे कई सारे आ रहे हैं पेयर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो कि ए क्रॉस बी के क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो ये भी ए क्रॉस बी टाइप का क्या हो गया, सेट हो गया, जो कि दो सेट्स ए क्रॉस ए और बी को मिला करके आया है, उसके एलिमेंट्स को लेकर के वो बना है। तो अगर मान लो दिया है ए के अंदर दिल्ली एमपी और ये कर्नाटका, समझ, दिल्ली एमपी, चूंकि हाँ वो लिखा हुआ कि दिल्ली डीएल जो है दिल्ली को करता है, और एमपी मध्य प्रदेश को, के कर्नाटका को करता है। और बी के अंदर क्या लिखा, 01 02 है ना, 03, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स वो सब नंबर्स हैं उसके, ठीक है। तो ये लाइसेंस वाले नंबर थे दिल्ली के लिए, मान लो 01 दिया गया है, एमपी के लिए 02 और कर्नाटक के लिए 03। तो ये आगे चल के कह रहे हैं कि इफ थ्री सेट दिल्ली मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका वर मेकिंग कोड्स ऑफ द लाइसेंस प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स विद द रिस्ट्रिक्शन दैट द कोड बिगिंस विद एन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, समझ लो। अगर मान लो हम जो कोड बना रहे हों, है ना, इन दोनों को मतलब सेट ए जो कि जिसमें दिल्ली एमपी वाला है, और सेट बी जिसके अंदर नंबर्स हैं, समझ, तो उनको लेकर के एक सेट बना रहे हो, मतलब उसका प्रोडक्ट ले रहे हो, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस भी कर रहे हो, समझ रहे हो। जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, सेट को भी मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो उसका एक ऑर्डर पेयर बनना होगा कि ए सेट से मान लो डीएल आ रहा है, मतलब दिल्ली आ रहा है, और बी सेट से 01 आ रहा है, तो उनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन, कई सारे ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, ठीक है। आप देख लो इसको, देखो ये लिखा हुआ है ना, डीएल का 01 से करवा दिया, एक बार डीएल का 02 से करवा दिया, समझ रहे हो। पहले सेट ए से डीएल लिए, और फिर दूसरे सेट से 01 ले लिए, फिर वही फिर डीएल ही लिए, फिर 02 ले लिए, फिर डीएल ही लिए, 03 ले लिए, फिर एमपी ले करके फिर 01 02 03 एमपी 03 कर दिए, फिर कर्नाटका के जिसको लिया गया यहाँ पे, तो के का 01 से 02 से 03 से करवा दिए, इस तरह से कराते हैं। मैं सिखाऊंगा ऑर्डर्ड पेयर कैसे लेते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बट अभी के लिए आप समझो कि क्या किया गया है कि थोड़ा सा लिख करके हम ट्राई करते हैं। जैसे क्या किया गया, दिल्ली का क्या कर दिया, एक बार 01 के साथ करवा दिए, उसी दिल्ली का एक बार क्या कर दिए, 02 से करा दिए, और उसी दिल्ली का करवा दिए किससे, 03 से करवा दिए, समझ रहे हो। तो ऐसे हर एक एलिमेंट को सेट ए से पकड़ा है, और दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट से उसका एक पेयर बनवा दिए, फिर सेट ए के पहले वाले सेट के दूसरे एलिमेंट को पकड़े, और फिर बी वाले सेट के सारे एलिमेंट से एक पेयर बनवा दिए, इस तरह से बन गया कई सारा पेयर, समझ रहे हो। फिर आगे चल के देखो के का 01 से के का 02 से के, इस तरह से बन गया। तो ए और बी का ये क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और इन्हीं सारे पेयर्स को लेकर के हमने क्या कर दिया, सारे पेयर्स को लेकर के कॉमा कॉमा लगा कर लिख दिया, और उसके बाहर क्या लगा दिया, करली ब्रेसेस, समझ रहे हो, करली ब्रेकेट लगा दिया, मजला कोष्ठक जिसको हिंदी में बोल रहे होते हैं। तो देखो ये मजला कोष्ठक, ठीक है, ये देखो मजला कोष्ठक बना है किनारे किनारे, ठीक है। तो फिर क्या लिया, सारे पेयर्स बना दिए, सारे कॉम्बिनेशन बना दिए, समझ रहे हो। इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि दिल्ली का 01 भी हो सकता है, दिल्ली का 02 हो सकता है, दिल्ली का 03 हो सकता है, एमपी का 01, एमपी का 02, एमपी का 03, कर्नाटका का 01 02 03, ऐसे हो सकते हैं। समझ लो क्या होता है वो रियली में हम नहीं जानते, बट ये कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसको एक सेट में बांधे तो एक क्रॉस भी निकल गया, ए और बी को मल्टीप्लाई करके बन गया, तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। ऐसे करते हैं, सेट ए का पहला लो और सेट बी के सारे के साथ कॉम्बिनेशन करवा दो, सेट बी का दूसरा सेट ए का दूसरा एलिमेंट लो, सेट बी के साथ सारे का कॉम्बिनेशन करवा दो, सेट थ्री का ऐसे ले लो, फिर दूसरे वाले सेट से मतलब बी वाले सेट से कॉम्बिनेशन करवा दो। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा होगा, समझे। फिर ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल दिए, A1 B1 वाला चक्कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं अच्छे से। फिर लिखा है अब रिमार्क, है ना, इससे समझे में क्या है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर जब ही इक्वल होंगे, समझ लो, जैसे लिखा है, थोड़ा सा इस बार मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, या फिर कहीं लिखा होगा तो वो हाईलाइट ही कर देता हूँ, सबसे अच्छा होगा, तो ज़्यादा ही क्लैरिटी आ रही होगी। जैसे कहीं लिखा नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ।
जैसे लिखा हुआ है, मान लो फिर से erase कर दो। जैसे लिखा है A, B, एक ऑर्डर पेयर है, और हमको लगता होगा यार कि B, A भी जो होगा A, B जैसा ही होगा, समझ रहे हो? तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है? नहीं, समझ रहे हो? ये दोनों इक्वल ऑर्डर पेयर नहीं है। हमको लगता है कि A, B, है ना, सेट में एलिमेंट इधर हो सकता है, ये ऑर्डर पेयर है। A, B से पता चलता है कि जो A है ना वो सेट A से आ रहा है, और B जो है वो सेट B से आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब A, B तो छोड़ो चक्कर, कि जो A वाला है वो फर्स्ट सेट से आ रहा है और B वाला जो है दूसरे सेट से आ रहा है। ऐसे B, जो कि फर्स्ट सेट से आ रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं, समझ रहे हो? इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है A है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट B है, तो इक्वल कैसे होता है? इसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर में जो कि इधर लिखा है लेफ्ट साइड पे, समझ रहे हो, ये वाला, तो इसमें क्या है, सेकंड एलिमेंट क्या है, B है, और इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है, A है। तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं यार? A, B इक्वल टू A, B हो सकता है। वही लिखा हुआ कि टू ऑर्डर पेयर इक्वल जब भी इक्वल होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब A है तो इसमें भी A होना चाहिए, पहले वाले में A है तो दूसरे वाले में भी होना चाहिए, दूसरे वाले में अगर B है तो पहले वाले में अगर B है तो दूसरे वाले में भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये बन पाएगा, तब इक्वल हो पाएगा। अगर A, B होगा, B, का तो इक्वल है, नहीं इक्वल है, ये बराबर नहीं होगा, सिंपल। अगर इक्वल होना है तो यार फर्स्ट का पहले वाले जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वही दूसरे वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। इस तरह से दूसरा, अगर दूसरा एलिमेंट की बात करें, दूसरा एलिमेंट भी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का होना चाहिए, जो होना चाहिए वही सेकंड ऑर्डर पेयर के भी दूसरे एलिमेंट, समझ रहे हो? पहला ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर होना चाहिए, साथ में फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट और साथ में सेकंड ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वही लिखा है, समझ रहे हो? इस तरह से समझ लो, फर्स्ट एंड एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी दो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो पाएंगे। ये पॉइंट आप समझ लो अच्छे से, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड A, ठीक है, सेट A में अगर मान लो P एलिमेंट्स हैं, P मतलब क्या, एक नंबर है, समझ रहे हो? Q एलिमेंट्स इन B, Q भी क्या है, एक नंबर है जो कि सेट B में है, समझ रहे हो? कि A में P एलिमेंट्स हैं और B में Q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? मतलब जब A सेट A को, सेट A और सेट B को उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे होंगे, मतलब उसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मतलब A क्रॉस B कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसको यार, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई अलग चीज़ है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग चीज़ है, भले वो घोड़े का साइन बना हुआ है बट वो अलग चीज़। तो A क्रॉस B अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या कार्तीय गुणन कर रहे हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं, समझ रहे हो? तो क्या होगा कि अगर A के अंदर P है और B के अंदर Q है, तो A क्रॉस B के अंदर क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो? आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर A के अंदर P एलिमेंट्स हैं और B के अंदर Q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के अंदर कितना हो जाएगा, P इंटू Q, समझ रहे हो? ये लिखा हो कि N ऑफ A मतलब सेट A के अंदर कितने हैं, P हैं, N ऑफ B मतलब सेट A B के अंदर कितने हैं, Q हैं, तो फिर A क्रॉस B के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब A क्रॉस B का जो N हो जाएगा, समझ रहे हो? A क्रॉस B का N मतलब समझ रहे हो, N का पावर, छोड़ो क्या लिखा है, N ऑफ A क्रॉस B, इसका मतलब ये हो गया A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी, नंबर्स कितने हैं, N, तो क्या हो जाएगा P इंटू क्यू, मतलब समझ रहे हो? A का और B का एलिमेंट्स की संख्या को मल्टीप्लाई करते हो तो A क्रॉस B का भी निकल आएगा। फिर लिखा है इफ A एंड B आर नॉन इनपटी सेट्स, आइदर A और B इज अ इनफाइनाइट सेट। A और B क्या है, नॉन इनपटी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, समझ रहे हो, नॉन इनपटी। और A एंड B क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में समझ सकते हो ऐसे सेट्स जिनका एलिमेंट्स का कुछ पता नहीं यार, बस चलते जा रहे हैं ना। एक फाइनाइट होता है इसके अंदर प्रॉपर एक काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल, अनगिनत। तो ए और बी का इनफाइनाइट सेट, देन सो इज ए क्रॉस बी, समझ रहे हो? अगर दो सेट नॉन इनपटी हैं और इनफाइनाइट सेट है, तभी आप उसका क्या कर सकते हो, सॉरी क्या लिखा, एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, तभी क्या कर सकते हो, उसका ए क्रॉस बी निकाल सकते हो आप, ऐसा लिखा हुआ है। ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन इनपटी होना चाहिए। नॉन इनपटी का मतलब वही कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, कुछ एलिमेंट्स का मतलब वही कि फाइनाइट हो, और ए क्रॉस बी, ए और बी इनफाइनाइट भी हो सकता है। नॉन इनपटी का मतलब यहाँ पे समझ सकते हो फाइनाइट, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, वही वही वो कहना चाह रहा है। और फिर बाद में कहता है कि ए और बी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ए और बी में से कोई एक ए हो जाए या बी हो जाए इनफाइनाइट, समझ रहे हो? कि मतलब सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होना चाहिए भाई, अब वो अनगिनत हो या कुछ नंबर में हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तभी आप ए क्रॉस बी आइडेंटिफाई कर पाओगे, दो सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट ले पाओगे। है ही नहीं तो फिर नल सेट है, और फिर उसके बेसिस पे फिर कहना क्या, मतलब ही नहीं हुआ यार, ठीक है। फिर क्या लिखा, ए क्रॉस ए, मतलब समझ रहे हो अभी तक तो दो ही सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर था, मैं यहाँ पे ट्रिपलेट कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तीन
सेट्स को उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, और यहाँ पे अगर तीनों सेट क्या है ए ही है, समझ रहे हो। इस तरह से क्या लिखोगे ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर हो जाएगा इसके अंदर, समझ रहे हो। अभी तक ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर होता था क्योंकि दो सेट्स मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, अब यहाँ पे तीन ही सेट हो गए, समझ रहे हो। तो सेट ए से मान लो ए आ गया, फिर अगले वाले जो सेट ए है उसमें भी से बी आ गया, फिर अगले वाले जो सेट ए है उसमें से सी आ गया, समझ रहे हो। यहाँ पे तो सेम सेट है ना तीनों, कभी कभी ये भी हो सकता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या ए कॉमा बी कॉमा सी, समझ रहे हो, ट्रिपलेट आएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, जो ए कॉमा बी कॉमा सी इधर क्या है, बिलोंग कर रहा है ए से आ रहा है क्योंकि ए सेट पे डिफाइंड है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। ए कॉमा बी क्या कहलाता था, ऑर्डर पेयर। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या कहलाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। इस तरह से आपका ये हो गया, समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल पे देखते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा आप समझ में आएगा क्योंकि अब थ्योरी तो हो गया यार, अच्छे समझ लिया हमने। देखा एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू इक्वल टू 3,1। तो ये सेट अभी हमने बताया था कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उस फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो, साथ में फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और साथ में सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बराबर हो। थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, साथ में सेकंड ऑर्डर, सॉरी रुक जाओ, हाँ ये जो है सेकंड के बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो। एक्स प्लस वन किसके बराबर हो, 3 के, और वाई माइनस टू किसके बराबर हो, 1 के, तभी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो पाएंगे। तो ये वाला इक्वलिटी वाला लगा देंगे। अब लिखा है भाई इक्वल का साइन लगा, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है, तो वही कर दिया, आगे चल के क्या लिखा है देखो, क्या कर दिया कि एक्स प्लस वाई 1 को 3 से इक्वल कर दिया कि फर्स्ट का फर्स्ट से, और दूसरे वाले में क्या कर दिया है, वाई माइनस टू इक्वल टू 1 सेकंड का सेकंड से कर दिया है ना। एक्स प्लस वन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, 3 क्या है, सेकंड ऑर्डर पेयर के, समझ लो, जिसके इक्वल है उसका एलिमेंट है। इस तरह से वाई माइनस टू सेकेंड एलिमेंट है और जो 1 है वो सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर है दूसरे वाले का, जो कि बराबर के राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों इक्वल कर दोगे यार, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा दोनों की, दोनों पेयर इक्वल है, तो उसके फर्स्ट हो इक्वल होंगे, सेकंड इक्वल होंगे, तो बस एक्स प्लस वन इक्वल टू 3, वाई माइनस टू इक्वल टू 1। देन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट यार लगा दो यार, माइनस उधर 1 को इधर भेजो तो एक्स इक्वल टू 2 और वाई माइनस टू इक्वल टू 1, मतलब वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। इस तरह से आपका ये हो गया। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। ये वही लग रहा है कि फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड से इक्वल करवा दो अगर इक्वल है तो। पी के अंदर दिया है कॉमा बी कॉमा सी, क्यू के अंदर आर दिया है, तो पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, समझ रहे हो। कि अगर ये पी के अंदर कुछ एलिमेंट दिए कॉमा बी कॉमा सी और क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट दिए, तो अगर पी क्रॉस क्यू करोगे और क्यू क्रॉस पी करोगे, क्या ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होंगे। भाई देखो यार, सिंपल सी बात है यार, पी क्रॉस क्यू के अंदर क्या होगा कि जो पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का वो पी से आ रहा होगा, और क्यू क्रॉस पी के अंदर क्या होगा, पहला एलिमेंट जो कि क्यू से आ रहा होगा। तो यार ऑर्डर पेयर ही केवल नहीं हो पाएंगे, तो इनका प्रोडक्ट क्या इक्वल होगा। वही कहानी लिखी हुई है कि पी का ए आर बी आर और सी आर ऐसे निकल गया, समझ रहे हो। पी से क्या ले लिया, ए ले लिए। ऐसा अगर पी क्रॉस क्यू का ऑर्डर पेयर करवाएं तो देखो क्या करेंगे, एक आप से आर से करेंगे, फिर बी का आर से कर देंगे, फिर सी का आर से कर देंगे, समझ रहे हो। तो ए कॉमा आर, फिर बी कॉमा आर, फिर सी कॉमा आर, इस तरह से बन रहा होगा। फिर उसको सेट के अंदर बाइंड कर देंगे, फिर पी क्रॉस क्यू बन जाएगा। ऐसे क्यू क्रॉस पी में आर का ए से, फिर आर का बी से, फिर आर का सी से, समझ रहे हो। आर का ए से, आर का बी से, फिर आर का सी से, ऐसे करवा देंगे तो क्यू क्रॉस पी निकल जा रहा होगा, समझ रहे हो। सेट के अंदर बाइंड कर देंगे। तो देखो यार, एक ए कॉमा आर और आर कॉमा इक्वल है, थोड़ी ना इक्वल है यार, समझ रहे हो। उसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और क्यू क्रॉस पी में जो फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का वो आर है, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते यार। ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं, तो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं हो पाएगा। तो ये लिखा है पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। तो ये भी एक कंडीशन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, समझ रहे। दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल होंगे, जो उनका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बराबर हो, और उसी के बेसिस पे दोनों तभी दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल हो पाएंगे। हमको लगता है कि पी क्रॉस क्यू क्रॉस पी, जैसे 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, ये मैथ में चलता है वो नंबर्स के बीच में, बट सेट्स के बीच में ऐसा नहीं चलता, समझ रहे हो। जनरली कभी आ भी सकता है, तो उसमें समझ रहे हो फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स करने पे वो सेम हो पाएगा।